जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे आइसोटॉप्स की, और आइसोटॉप्स के जो डिफरेंट मैसेज होते हैं उनकी। अब प्रोडक्ट टेबल में तकरीबन 118 एलिमेंट्स हैं, और बहुत कम ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आइसोटॉप्स नहीं होते, और जिनके आइसोटॉप्स नहीं होते उनको हम कहते हैं मोनो आइसोटॉप्स। क्या कहते हैं? मोनो आइसोटॉप्स कहते हैं। और बहुत सौ के होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, दैट इज़ प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तीनों ही हाइड्रोजन है। और कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, दैट इज़ कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो याद रखो, आइसोटॉप्स की जब बात की जाए तो दे आर द सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, बट द मास इज़ डिफरेंट। बट द मास इज़ डिफरेंट। ठीक है, ये कमेंट आपने याद रखना है। और डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल्स। जैसे इनका कोई केमिकल बिहेवियर तो चेंज नहीं होता, लेकिन फिजिकल बिहेवियर चेंज हो जाता है। यानी अगर पानी प्रोटियम वाला पानी है तो हल्का पानी होगा, लेकिन अगर ट्रीटियम वाला पानी है तो थोड़ा पानी भारी होगा, और ड्यूट्रियम वाला पानी जो है वो भी भारी होगा। और बल्कि जो ड्यूट्रियम वाला पानी है उसे हम D2O कह सकते हैं, और उसको हैवी वाटर भी कहते हैं। और ये जो H2 होता है ये नॉर्मल वाटर होता है। इवन ये भी हम फार्मूला तो H2O ही लिखेंगे, मैंने ड्यूट्रियम के जैसे D लिख दिया। और ट्रीटियम का पानी क्या होगा? T2O होगा, लेकिन ये भी H2O ही होगा, लेकिन T2O इसलिए लिखा है ताकि ट्रीटियम इंडिकेट हो। तो यहाँ पर इसका वजन 3 है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन्स 2 हैं। और ये प्रोटियम एक वाहिद ऐसा एलिमेंट है पूरे प्रोडक्ट टेबल में न्यूट्रॉन ही नहीं होता। इसमें देखो न्यूट्रॉन है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है ना, दैट इज़ प्रोटियम। तो इसके 3 आइसोटॉप्स हैं, आपने तीनों याद रखने हैं। और याद रखो कि आइसोटॉप्स की जब बात की जाए तो कुछ आइसोटॉप्स ऐसे भी होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। ट्रीटियम रेडियो एक्टिव है, ये बीटा रेडिएशंस निकालता है। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस में आपको बताया था, ठीक है, याद रखनी है बात। उसके बाद अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन में जो कार्बन 14 होता है ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है, कार्बन 14 जो होता है दैट इज़ रेडियो एक्टिव। और जो कार्बन 13 है ये रेडियो एक्टिव नहीं होता, और कार्बन 12 तो नॉर्मल कार्बन में कंसिडर किया जाता है। और ये भी क्वेश्चन आप आगे माइंड में आ सकता है कि सर अगर ये तीनों नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स हैं, कुदरत में पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा कुदरत में कौन सा पाया जाता है? उसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि कुदरत में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कार्बन 12 है। ठीक है, कार्बन 12 है। बाकी ये आइसोटॉप्स कम पाए जाते हैं, इनका क्या परसेंटेज है तो ये इंशाल्लाह हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल हम इसको नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन किया जाता है कि रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो वही बात आ गई कि रेडियो आइसोटॉप्स वो आइसोटॉप्स होंगे जिनमें से रेडिएशंस निकलती हैं, जैसे जिनमें शुआएँ निकलती हैं। और आपको याद होगा ट्रीटियम में से शुआएँ निकलती हैं, कौन सी निकलती हैं भी बताया था, बीटा रेज। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आप मुझसे ये पूछें कि सर क्या रेडियो आइसोटॉप्स जो होते हैं वो शुआएँ निकलती कहाँ से हैं, तो मैं कहूँगा वो जो रेडिएशंस निकलती हैं वो फ्रॉम द न्यूक्लियस निकलती हैं। अगर लेट्स से दैट हमारे पास एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस में से जो हैं वो शुआएँ निकलेंगी, ठीक है। एंड दैट इज़ ट्रीटियम। तो इसके न्यूक्लियस में से बीटा रेज निकलेंगी, एंड ये बीटा रेज को क्या बना देंगी? रेडियो एक्टिव बना देंगी। क्या बना देंगी इसको? रेडियो एक्टिव बना देंगी। और न्यूक्लियस हैवी हो जाते हैं जिस वजह से ये शुआएँ निकलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एमिट रेडिएशन का मतलब है कि ये आइसोटॉप्स रेडिएशंस को निकालते हैं। एमिट का मतलब क्या होता है? निकालना। ओके। अगर आप कहें सर क्या और भी कोई आइसोटॉप्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव हो सकते हैं, तो मैं हाँ कहूँगा। अच्छा, याद रखो कि 82 एलिमेंट जो है वो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन 82 के बाद सारे नेचुरली रेडियो एक्टिव ही हो जाते हैं। यानी लेट्स से दैट कि अब प्रोटीन तो रेडियो एक्टिव नहीं है ना, ये नेचुरली अकरिंग सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और कार्बन 12 भी रेडियो एक्टिव नहीं है, क्योंकि कुदरत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन कुदरत में जो 82 एलिमेंट है, ये उससे ज़्यादा आने वाले एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होगा जब किसी भी एलिमेंट का, तो वो रेडियो एक्टिव ही होगा 82 के बाद। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि 82 पर कौन सा एलिमेंट आता है, ठीक है, वो आप कमेंट में बताओ। अब जैसे 92 पे एक एलिमेंट आता है, उसका नाम है यूरेनियम। यूरेनियम 238, यूरेनियम 234, एंड दैट इज़ व्हाट वी नो। एंड यूरेनियम 235 भी होता है, उसका तो जिक्र ही नहीं किया उन्होंने। 235 यूरेनियम इज़ अ वेरी डेंजरस यूरेनियम, और दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर एटॉमिक बॉम्ब्स, ठीक है। ओके, सो 238, 235 एंड 234, बल्कि ये यूरेनियम नहीं है, ये थोरियम है। तो 235 यूरेनियम इज़ क्वाइट डेंजरस। तो यूरेनियम 238 ही लगा ले जो कुदरत में ज़्यादा मिलता है। बहरहाल ये तो बनाना पड़ता है, ये तो मिलता है।
तो यूरेनियम 238 जो है वो थोरियम में टूट जाता है, एनर्जी निकालता है, रेडिएशन निकालता है, और फिर थोरियम भी अनस्टेबल होता है। थोरियम जो है वो क्या करता है, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटैक्टीनियम में। थोरियम किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोटैक्टीनियम में। और जो बिस्मथ है वो थेलियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यू विल बी सेइंग कि ये क्या बता रहे हो सर आप? तो मैं कहूँगा भाई रेडियो एक्टिविटी की वजह से एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं, इसे हम ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। वी यूज टू कॉल दिस प्रोसेस एज ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन यानी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाना। ये इक्वेशंस आपने प्रैक्टिस करके करनी है और याद करनी है। अगर आप ये नहीं करोगे दैट विल बी अ बैड चॉइस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। फिर आप मुझसे अगला सवाल ये कर सकते हो कि सर ये जो रेडियो एक्टिविटी आप सिखा रहे हो इसका क्या फ़ायदा है, इसका कोई फ़ायदा है? तो मैं कहूँगा हाँ, यही तो लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आएगा कि व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। क्योंकि जब हमने रेडियो एक्टिविटी को पढ़ा तो हमने तभी सीखा कि इसका इस्तेमाल भी है, इसके फ़ायदे भी हैं। जैसे रेडियो एक्टिविटी को हम मेडिकल इमेजिंग में यूज़ कर सकते हैं। इस पर आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो। डॉक्टर यूज्ड देम टू डायग्नोज डिजीज़ बाय इंजेक्टिंग द पेशेंट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव फ्लूइड। क्या ख्याल है? मेडिकल इमेजिंग होगी ना, मतलब लेट्स से दैट तुम्हें थायराइड है, थायराइड तुम्हें आपको गले से होता है, और जिस्म के किसी हिस्से में अगर आपको थायराइड हो गया है तो फिर आप जो है वो उसको डायग्नोस करोगे, यू नो। फिर क्या आता है एलिमेंट हमारे पास? टेक्नीटियम 99। तो टेक्नीटियम 99 जो है इज़ यूज फॉर द डायग्नोस्टिक इमेजिंग अक्रॉस ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, लंग्स। क्या ख्याल है? टेक्नीटियम 99 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है प्यारे बच्चों, इसका भी नाम नहीं भूलना आपने, ठीक है। अभी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को तो कह रहे हैं ना मेडिकल इमेजिंग के लिए यूज़ होता है, तो आपने बताना है ना मेडिकल इमेजिंग के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ होता है, वो तो नाम नहीं बताया मैंने। फिर टेक्नीटियम 99 के बारे में बताया, ठीक है। तो ये पता नहीं एम क्यों लिखा है, ये आप मुझे बता दो। आई डोंट नो, ये एम का तो कोई मतलब नहीं है, ये बस पता है गलती होगी इनसे लिखने में। टेक्नीटियम 99 TC99 आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो टेक्नीटियम 99 इज़ यूज टू डायग्नोस्टिक इमेजिंग अक्रॉस ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक ब्रेन और लंग्स। इवन ब्रेन और लंग्स की अगर इमेजिंग करनी है तो टेक्नीटियम 99 है। वैसे मेडिकल इमेजिंग में चलो टेक्नीटियम 99 का यूज़ हो रहा है फिर यहाँ पे, ठीक है। डॉक्टर यूज अ स्पेशल कैमरा टू वॉच हाउ द रेडियो एक्टिव फ्लूइड्स मूव। तो डॉक्टर्स के पास भी कुछ कैमराज होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि जो फ्लूइड है कैसे मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है। अच्छा, अब गैलियम की तरफ आ जाओ। गैलियम का शायद तुमने नाम सुना हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। Gallium has many interesting properties. Its melting point is below body temperature, so it's liquid at room temperature. It does not evaporate. मतलब गैलियम को अगर मैं हथेली पे रखूँगा ना अपनी, तो वो गैलियम क्या करेगा कि वो हो जाएगा, पिघल जाएगा, राइट। वो क्या होगा? पिघल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो रेडियो कार्बन डेटिंग है इज़ अ मेथड to find out the age of an historical object containing organic material with the help of radioactive isotope of carbon, ठीक है, 14। तो मतलब ये रेडियो कार्बन डेटिंग का मतलब आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये बोर्ड के लिए। व्हाट इज़ रेडियो कार्बन डेटिंग? यानी किसी भी फॉसिल के अंदर, किसी भी जानदार के अंदर जितना भी कार्बन 14 रह गया है उसको कैलकुलेट करके हम उसकी उम्र बता सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डेटिंग, उम्र बताना। द मैथड इज़ इन्वॉल्व मेजरिंग दी प्रोपोर्शन, वही बात होगी ना, प्रोपोर्शन हिस्सा कितना रह गया कार्बन 14 का किसी भी सैंपल में ऑफ अ डेड प्लांट एंड एनिमल लाइक पीस ऑफ वुड एंड बोन। लकड़ी में कितना रह गया, हड्डी में कितना रह गया, विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज टू कैलकुलेट व्हेन अ एनिमल और प्लांट डाइड। The older the sample is, the less carbon 14 to be detected. तो जितना older sample होगा उसमें उतना ज़्यादा कार्बन 14 डिटेक्ट किया जा सकता है। मतलब कार्बन 14 उसमें कितना है कितना नहीं है, उसकी मिकदार पे हम ये फैसला कर सकते हैं कि उस सैंपल की एज कितनी है, वो कितने मिलियन साल पुराना है। सो लुक एट दैट, आप किसी भी सैंपल को ये डिक्लेयर कर सकते हो कि वो कितने साल पुराना है। तो आप किस पे काम करोगे? इस टॉपिक पे रेडियो कार्बन डेटिंग पे आपको काम करने की जरूरत है। इस पर एक पैराग्राफ लिखो, 2 पैराग्राफ लिखो,
ताकि आपको पता लगे कि रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है। उसके बाद एक टॉपिक है जी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स एंड कंक्रीट मिक्सचर्स। इवन मतलब कोई कंक्रीट है या कोई मेटल है, उसमें भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई ये कितना मजबूत है। ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है। किसी भी चीज़ की मजबूती को अगर आपने पता लगाना है तो आप किसका यूज़ कर रहे हो, रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज़ कर रहे हो। सो दे आर यूज टू जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर। फिर आपको पता है कि रेडियो एक्टिविटी से आप न्यूक्लियर पावर बना सकते हैं, बिजली घर चला सकते हो आप। एंड फाइंड ऑयल फील्ड्स, और रेडियो एक्टिव मटेरियल से आप ऑयल के ज़खायर का मालूम कर सकते हो। लुक एट द ब्यूटीफुल थिंग। इन मेडिसिन दे आर यूज टू डायग्नोज एंड ट्रीट। आप डायग्नोज और ट्रीट कर सकते हो मेडिकल कंडीशंस को एंड डिजीज़ को, जिसमें कैंसर है, थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, क्या क्या। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या टॉपिक है? एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की क्या एप्लीकेशंस हैं। मेडिकल इमेजेस में यूज़ कर रहे हो, टेक्नीटियम में जो ब्रेन लंग्स के अंदर आपको इमेज बना के दे रहे हैं, फ्लूइड को मूव कर रहे हो ताकि आपको पता लगे डिजीज़ कहाँ पे है ब्रेन और लंग्स में। इसके अलावा आप रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग से उम्र का पता लगा रहे हो, वुड का, बोन का। इसके अलावा आप रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप से मेटल और कंक्रीट की स्ट्रेंथ का पता लगा रहे हो। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आप डायग्नोस कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो मेडिकल कंडीशंस को, सच एज कैंसर को, थायराइड डिसऑर्डर्स को। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। खूबसूरत अच्छा टॉपिक रहा होगा, 11 मिनट आपके साथ, और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, लेट्स से दैट आप पढ़ना चाहते हैं आयनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियो एक्टिव सोर्स, आगे लिखोगे स्पेस GS अकेडमी, तो आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा। अगर आप कहते हो नहीं सर हमने ये नहीं पढ़ना आपसे, हमने ये पढ़ना है आपसे, मतलब ये तो टॉपिक आज मैंने पढ़ा दिया ना, रेडियो आइसोटोप्स और आइसोटोप्स एंड देयर मास, ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको। अगर आपने पढ़ना है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, तो आप क्या लिखोगे? एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर स्पेस GS अकेडमी। आपको ये सारा टॉपिक मैं ब्रीफ करता हुआ मिलूंगा और सवाल वगैरह बताऊंगा सारे, ताकि आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लो और क्लियर कर लो। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। GS अकेडमी को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, वो देखिएगा। और अगर नोट्स चाहिए तो माइनर से अमाउंट पे करके आप नोट्स भी इस चैप्टर के ले सकते हैं।